सांख्य तत्व कौमुदी, सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 199 और 199 पेज पर प्रथम पंक्ति युगपत इति। ठीक, तो बात यह चल रही है कि 4 प्रकार के करण बताए थे। एक तो हुए बाह्य करण जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय आते हैं, और दूसरा हुआ अंतःकरण। अंतःकरण में 3 विभाग, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 3 भीतर के हुए, एक बाहर का, कुल मिलाकर 4 प्रकार के करण। वैसा देखा जाए तो कुल संख्या मिलकर उनकी 13। तो इन करणों की प्रवृत्ति 2 प्रकार से होती है, इस कारिका में बताया था। एक प्रकार दृष्ट विषय में, दूसरा प्रकार है अदृष्ट विषय में। तो दृष्ट विषय में इनकी सभी की प्रवृत्ति कभी युगपत होती है तो कभी क्रमशः होती है, इस बात को बताया था। और अदृष्ट के विषय में जो भीतर के 3 करण हैं उनकी प्रवृत्ति कभी युगपत होती है, कभी क्रमशः होती है, इस बात को बताया। उसी का स्पष्टीकरण, उसी का व्याख्यान अब कर रहे हैं वाचस्पति मिश्र जी टीका में। देखिए, दृष्टे यथा, तो मुंह प्रतीक है दृष्टे, तो दृष्ट में कैसा होता है उस बात को बता रहे हैं कि दृष्टे यथा यदा संतमसांधकारे विद्युत संपात मात्रात् व्याघ्रम अभिमुखम अतिसन्निहितं पश्यति तदा खलु अस्य आलोचन संकल्प अभिमान अध्यवसायाः युगपद एव प्रादुर्भवन्ति। ठीक है, चलिए भाई। दृष्टे, दृष्टे शब्द का अर्थ लिखिए प्रत्यक्ष विषय। जहां पर कभी कभी विषय प्रत्यक्ष है, ऐसी स्थिति में तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि यथा यदा संतमसांधकारे, अत्यंत गड़त क्या है, अंधकार, उसी के लिए शब्द प्रयोग किया गया संतमसांधकारे। तो लिखते उस पर थोड़ा सा कैसा है, लिखेंगे संततम, संततम तमः, तमः संतमसम, संतमसम बराबर सर्वतो व्याप्तम तमः, सर्वतो व्याप्तम तमः। कौंस में लिखे निबिड़ांधकारे इत्यर्थः। कौंस बंद। ठीक है, तो मूल में आया है पद संतमसांधकारे, उसका विग्रह किया संततम तमः संतमसम सर्वत्र व्याप्तम तमः, जो व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है रात्रि के समय में, अत्यंत गढ़ अंधकार है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, कभी कभी हम लोग जा रहे रास्ते में, अत्यंत गढ़ अंधकार है, अमावस्या की रात है और आकाश में मेघ गर्जना हो रही है, और उतने में बिजली चमक गई। ठीक है, उस बिजली के प्रकाश में कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया तो बता रहे आगे, संतमसांधकारे विद्युत संपात मात्रा, विद्युत बिजली आकाश की, और क्या हुआ उसका संपात, संपात शब्द का अर्थ होता है प्रादुर्भाव, प्रकट हो गई बिजली एक क्षण के लिए, तन मात्रा, उतने मात्रा में, थोड़ा सा प्रकाश में, क्योंकि ज्यादा देर रहता नहीं वो प्रकाश, चमकता है तुरंत समाप्त हो जाता है। ऐसे उस प्रकाश में क्या दिखाई दिया, व्याघ्रम, बाघ, व्याघ्र दिखाई दिया, और वो भी कैसा, अभिमुखम अति सन्निहितम पश्यति,
अभिमुखम, अभिमुखम का अर्थ लिखिए स्वसन्मुखम। स्वसन्मुखम। और आगे पद आया है अतिसन्निहितम। अतिसन्निहितम का अर्थ है अत्यंतम एव समीपस्थम। अत्यंतम एव समीपस्थम हो गया। देखो भाई पश्यति, तो गड़ अंधकार है, रास्ते से जा रहे हैं, विद्युत चमक गई, उतने में अपने सामने ही एकदम सम्मुख पास में दिखाई दिया आपको कौन? व्याघ्र, और वो भी अपनी तरफ आ रहा है, ऐसा दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई? तो वही बात बतानी है कि जो 4 प्रकार के करण बताए उनकी युगपत प्रवृत्ति होती है, व्यापार होता है। ये बात बताने के लिए दृष्टांत है, वही दे रहे आगे। तथा उस काल में खलु निश्चयवाचक अव्यय अस्य 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 पुरुषस्य, जो देख रहा है उस व्याघ्र को, दर्शक पुरुष को, पुरुष में क्या होता है? आलोचन, संकल्प, अभिमान, अध्यवसाय युगपत एवं प्रादुर्भवन्ति। ठीक, आलोचन, आलोचन देखना, बाह्य इंद्रिय की प्रवृत्ति, बाह्य इंद्रिय का व्यापार, चक्षु आदि का देखा, और उसके बाद व्यापार होता है मन का संकल्प, उसके बाद अभिमान, उसके बाद निश्चय। किंतु वहां पर ऐसा नहीं होता है, सभी का व्यापार एक ही क्षण में होता है। देखना, संकल्प, निश्चय और सब कुछ एक ही समय। ठीक, आलोचन, संकल्प, अभिमान आदि व्यवसाय युगपत प्रादुर्भवन्ति, प्रकट होते हैं, जिससे कि कैसे? ततः मिला पंक्ति, यतः, जिस, यतः मतलब युगपत भवनात् हेतु, चारों का व्यापार युगपत होगा इसलिए। ततः मतलब उसके बाद तुरंत, उत्प्लुत्य तत्स्थानात् एक पदे अपसरति। इतना भयानक चित्र सामने देखने पर आदमी विचार करता है क्या ये वाघ ही होगा या दूसरा कुछ होगा, भेड़ बकरी, वो मेरे तरफ आ रहा है, हो सकता है मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, वो भी उस रास्ते जा रहा हूँ, उसका कुछ काम होगा, अपना कुछ काम हो जाने दो, चलो हम जाते हैं अपने रास्ते से, हो जाएगा अपने रास्ते से। अच्छा, वो क्या को उसको भूख लगी होगी तब खाएगा ना हमको, उसको भूख लगी होगी या नहीं लगी होगी। इस प्रकार संकल्प, विकल्प, फिर अभिमान, फिर निश्चय, ऐसा क्रमशः धीरे धीरे होता है क्या? नहीं। क्या होता है फिर? एकदम बाप रे दौड़ता है आदमी। कभी अनुभव हुआ होगा सबको, कभी कभी सांप, सर्प दिखाई देता है अचानक, तो आदमी एकदम भाग जाता है, सबका व्यापार एक समय हो गया। ठीक, वही कह रहे। तथा उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य शब्द का अर्थ होता है उड़ी मारकर, तत्स्थानात्, उस स्थान से, एक पदे, एक पद, एक पैर, अपसरति, पीछे हट जाता है मनुष्य। क्यों ऐसा हुआ? इन सब का व्यापार एक ही काल में हुआ, इसलिए। लग गया जी? उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य शब्द का अर्थ ऊर्ध्वम कूर्दनम, छलंग मारता है, वो उड़ी मारता है। और एक पद क्षण है कि नहीं, एक पदे, उसी क्षण में अपसरति, उस स्थान से अलग हो जाता है। ये हो गया भाई। ठीक है, तो युगपत व्यापार सबका कैसा होता है ये उदाहरण से बता दिया। अब क्रम से कैसा होता है इस बात को बता रहे आगे के पेज पर, क्रमशः। उसके पहले थोड़ा सा टीका की 2-3 पंक्तियां पढ़ लेते हम लोग। पेज नंबर 200 पर पहले पैराग्राफ में अंतिम 3 पंक्तियां। इमे मिला, इमे च आलोचन, संकल्प, अभिमान, अध्यवसाय, चारों की 4 वृत्ति, 4 व्यापार। आलोचन चक्षुरेंद्रिय का व्यापार, संकल्प मन का व्यापार, अभिमान अहंकार का व्यापार, फिर उसके बाद बुद्धि का व्यापार, अध्यवसाय निश्चय। प्रथम क्षणे निर्विकल्प का एव युगपत भवंती। पहले क्षण में क्या होता है? सब निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उसके बाद द्वितीय क्षणे च इमे एव सविकल्पक आ जायन्ते, सविकल्पक होता है। फिर तृतीय क्षणे तो स मंडूकवत, मंडूक की तरह, मेढक की तरह उत्प्लुत्य स्थानांतरम एव गच्छति। तीसरे क्षण में वो हट जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो वो तीसरे क्षण में जो भाग गया उसके लिए कारण जो प्रवृत्ति हुई, व्यापार हुआ इंद्रिय सभी कर्णों का, वो कैसा हुआ? लेकिन
एक ही क्षण में हुआ, युगपत हुआ। आगे चलिए, क्रमशश्च, अब क्रम से बता रहे हैं। यदा मंदालोके, आलोक है प्रकाश, कैसा है लेकिन मंद प्रकाश। ये जो पंक्ति है ना यदा, तो यदा के पूर्व एक छोटा वाक्य, दृष्टे विषये, दृष्टे विषये क्रमशः वृत्तिः उपपादयति, क्रमशः वृत्तिः उपपादयति यदा इति। दृष्ट विषय में क्रमशः वृत्ति को बता रहे, वृत्ति मतलब व्यापार बता रहे। अब दृष्टांत देकर, यदा मंदालोके, मंद प्रकाशे, प्रथम क्षण में, तावत वस्तु मात्रम सम्मुग्धम आलोचयति, है कि नहीं? प्रथम क्षण में केवल वस्तु को जानता है, लेकिन वो कैसा? सम्मुग्धम, और पद आया है वस्तु मात्रम। वस्तु मात्र पद क्या बताता है? अर्थ लिखिए उसका, वस्तु मात्रम बराबर वस्तु मात्रम बराबर धर्म धर्मी भाव अनापन्नम, धर्म धर्मी भाव अनापन्नम पदार्थम एव, पदार्थम एव। ठीक है, अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक सम्मुग्धम बराबर अविविक्तम, अविविक्तम। ठीक है, मूल में आइए, आलोचयति अथ प्रणिहित मनाहा। प्रणिहित मना मतलब क्या भाई? उसका भी अर्थ लिख लीजिए, प्रकर्षेण निहितम, प्रकर्षेण निहितम दत्तम मनः येन, मनः येन सह दत्तमना, सह दत्तमना दर्शकः, दर्शकः। ठीक है, देखिए भाई, तो पंक्ति देखिए मूल में, यदा जब मंद प्रकाश है और प्रथम क्षण में तावत वस्तु मात्रम, मतलब ऐसे वस्तु को देखता है कि धर्म धर्मी भाव अनापन्न, जिसमें धर्म धर्मी भाव की प्रतीति नहीं हो रही है, केवल कुछ तो है, ऐसा निर्विकल्प ज्ञान। तो वस्तु मात्रम सम्मुग्धम अविविक्तम आलोचयति, देखता है मंद प्रकाश में। उसके बाद प्रणिहित मना, फिर ध्यान देता है थोड़ा सा, ये क्या होगा? पहले तो ध्यान हुआ क्या, कुछ तो है, बाह्य इंद्रिय का व्यापार। फिर उसके बाद ध्यान देकर देख रहा है, प्रणिहित मना। प्रणिहित मना का अर्थ लिखा प्रकर्षेण निहितम, मतलब दत्तम मन येन, विशेष रूप से ध्यान दिया, निहित किया मन जिसने, उसको कहेंगे स दत्त मना दर्शकः, प्रणिहित मना, दत्त मना पर्यायवाची शब्द, मन दिया, ध्यान दिया ज्यादा उसमें, ऐसा व्यक्ति। तो प्रणिहित मनाहा क्या देख रहा है आगे अपने सामने? कर्णांत आकृष्ट सशर सिंजित मंडलीकृत कोदंड प्रचंड तरह पाटच्चरः अयम इति निश्चित होती। ध्यान दिया तो समझ में आया कौन है सामने, क्या क्या समझ में आया? कर्णांताकृष्ट सशर सिंजित मंडलीकृत कोदंड विशेषण है किसका? पाटच्चरः का। और एक विशेषण है प्रचंड तरह, ऐसा कौन? पाटच्चरः। पाटच्चरः शब्द का अर्थ होता है चोर, चोर, कोई चोर दिखाई दिया सामने कि ना, और वो भी कैसा? प्रचंड तर। प्रचंड तर शब्द का अर्थ है क्या? अत्यंत भयंकर,
है कि नहीं? कौन? चोर, अक्राल विक्राल उसका रूप है, ऐसा दिखाई दिया। और वो भी ऐसा वैसा नहीं, कैसा? कर्णांत आकृष्ट सशर सिंजित मंडलीकृत कोदंड, धनुष्यबाण हाथ में लिया है, उस पर बाण चढ़ाया है, डोरी खींची हुई है कान तक, अभी छोड़ने ही वाला है। ऐसी स्थिति में कोई महाभयंकर चोर दिखाई दिया सामने। लग गया जी? हाँ। कर्णांत आकृष्ट, एक नहीं मिला ना पंक्ति? क्या लिखा है? कर्णांत, उसका विग्रह दिया है नीचे पंक्ति में, टीका में देखिए, नीचे से चौथी पंक्ति टीका में। कर्णांतम मतलब कर्ण पर्यंतम, आकृष्टम, आकृष्टम का अर्थ कर दिया आतानितम खींचा हुआ, सशर सिंजितम मतलब आरोपित बाणम, बाण भी उस पर चढ़ाया हुआ है, धनुष्य पर डोरी लगाई हुई है और डोरी कान तक खींची हुई है। और पुनः डोरी खींचने के कारण वो धनुष्य कैसा हुआ? मंडलीकृत, वक्राकार हो गया, है कि नहीं? तो मंडलीकृतम मतलब ताननेन, डोरी खींचने से, मंडलाकार गोलाकार, मंडलाकारवत कृतम कोदंड अर्थात धनु, कोदंड शब्द का अर्थ धनु, धनुष्यवान, ये न स एवं भूत, ऐसा व्यक्ति। लगे कि नहीं? कितना बढ़िया विशेषण दिया। कर्णांता कृष्ट सशर सिंजित मंडलीकृत कोदंड प्रचंड तरह पाटच्चर अयाम इति निश्चिनोति, ऐसा क्या करता है? निश्चय करता है। लग गया जी? निश्चिनोति का अर्थ लिखिए, निश्चिनोति बराबर संकल्पयति, निश्चिनोति मतलब संकल्पयति बराबर स्थानवादिभ्य विवेचयति, स्थानवादिभ्य विवेचयति। हो गया? तो देखो भाई, पहले इंद्रियों से चक्षुरादियों से देखा, उसके बाद संकल्प किया, अर्थात स्थानु नहीं है, ऐसा कोई पुरुष है, ऐसा निश्चय किया, संकल्प किया। संकल्प करने के बाद, संकल्प विकल्प होने के बाद क्या? अथच माम प्रत्येति इति अभिमन्यते, अहंकार, अहंकार का व्यापार, अभिमान, अभिमान करता है। फिर कैसा? अथ, उसके बाद वो सोचता है माम प्रति एति, एति का अर्थ आगच्छति, मेरे तरफ आ रहा है, इति अभिमन्यते, ऐसा अभिमान धारण करता है। तीसरी बात हुई अथ, उसके बाद, अथ मतलब अभिमानोत्तर क्षणे, अथ का अर्थ अभिमानोत्तर क्षणे, अभिमान इस प्रकार का होने के बाद में अध्यवस्यति, अध्यवस्यति मतलब निश्चय करता है पक्का कि मेरे तरफ आ रहा है, वो मुझे मारेगा। फिर क्या करता है? निश्चय, क्या निश्चय करता है? निश्चय का स्वरूप क्या है? अपसरामि, इतः स्थानात्, इतः स्थानात् अपसरामि, इस स्थान से मैं दूर हट जाता हूं। ठीक है? ये जो व्यापार हुआ चारों प्रकार के करणों का, वो कैसा हुआ? क्रमशः। लग गया? पहले व्याघ्र को देखकर युगपत, और चोर को देखकर क्रमशः हो गया। ये एक प्रकार हुआ। ये दुष्ट विषय के बारे में प्रकार हुआ। तो दुष्ट विषय रहता है तो कभी कभी करणों का व्यापार युगपत होता है, कभी कभी क्रमशः होता है। दोनों उदाहरण दे दिए। अब विषय सामने वाला प्रत्यक्ष नहीं है, कैसा है? फिर दृष्ट नहीं है, अपितु अदृष्ट है, परोक्ष है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब आगे की पंक्ति चलिए। परोक्षे तो अंतकरण त्रयस्य बाह्येन्द्रिय वर्जम वृत्ति इति आह अदृष्टे इति। लग गया जी? तो ये जो पंक्ति है परोक्ष इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य, अपरेण प्रकारेण, अपरेण प्रकारेण क्रमाक्रमौ आह, क्रमाक्रमौ आह परोक्षे इति। ठीक, दो प्रकार बताए थे। प्रत्यक्ष प्रकार प्रत्यक्ष स्थल पर,
अप्रत्यक्ष तल पर। तो अपरेण प्रकारेण दूसरे प्रकार में, प्रकार के द्वारा, प्रकार से क्रम और अक्रम बता रहे। अब तो देखो भाई, परोक्षे तू अंतकरण त्रयस्य बाह्येन्द्रिय वर्जम वृत्ति। थोड़ा अन्वय, परोक्षे बाह्येन्द्रिय वर्जम, परोक्षे तू बाह्येन्द्रिय वर्जम, पीछे अंतकरण त्रयस्य वृत्ति इति आह। परोक्ष शब्द का अर्थ है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्थल में। बाह्येन्द्रिय वर्ज, बाह्येन्द्रिय चक्षुरादि को छोड़कर, वर्ज। अंतकरण त्रयस्य, भीतर जो तीन है, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों का वृत्ति अर्थात व्यापार, उसको बता रहे ग्रंथकार। वृत्ति नाम व्यापारान, वृत्ति शब्द का अर्थ क्या लिखेंगे? व्यापारान इति आह बता रहे हैं। मूल ग्रंथकार कारिकाकार बता रहे किस पंक्ति से? अदृष्टे। 30 नंबर की कारिका के उत्तरार्ध में आया था ना, उत्तरार्ध के उत्तरार्ध में अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका, इस पंक्ति से। आइए फिर इधर, अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति इति, ये कारिका का यह अंश है। आगे चलिए, अब वो कहा होता है इस प्रकार, तो बता रहे तत्पूर्विका। तत्पूर्विका का अर्थ होता है आलोचन पूर्विका। आलोचन पहले से हुआ रहता है, किंतु अब जो व्यापार हो रहा है तीनों का, क्योंकि विषय अदृष्ट है, परोक्ष है, सामने नहीं है। तो वही अंतकरण त्रयस्य युगपत् क्रमेण च वृत्ति ही, कैसी लेकिन? दृष्ट पूर्विका इति। दृष्ट पूर्विका वृत्ति होती है। दृष्ट पूर्विका मतलब प्रत्यक्ष पूर्विका। प्रत्यक्ष अभी नहीं हो रहा है, पहले हुआ है, लेकिन अब इन तीनों की, भीतर के तीन करणों की वृत्ति हो रही है। वो दो प्रकार से, कभी युगपत् कभी क्रम। तो वो देखिए, अंतकरण त्रयस्य युगपत् क्रमेण च वृत्ति दृष्ट पूर्विका। लग गए जी? तो बोलेंगे कहा उदाहरण बताओ फिर इनका? तो करे अनुमान, आगम, स्मृतयः ही परोक्षे अर्थे दर्शन पूर्वाः प्रवर्तन्ते, अर्धविराम, न अन्यथा। ठीक है, अनुमान के स्थल पर, आगम शब्द प्रमाण के स्थल पर, स्मृति, तीनों भी जगह अर्थ कैसा होता है? परोक्ष, सामने नहीं होता है। तो परोक्षे अर्थे, ऐसी तीनों जगह परोक्ष अर्थ में दर्शन पूर्वाः, पहले देख लिया है, लेकिन अब प्रवर्तन्ते, तीनों की प्रवृत्ति हो रही है, न अन्यथा। अनुमान, आगम, स्मृतयः परोक्ष अर्थे दर्शन पूर्वाः प्रवर्तन्ते न अन्यथा। ठीक है, आगे, यथा दृष्टे तथा अदृष्टे अपि इति योजना। ठीक है ना? तो मतलब यथा और तथा किसको समझा रहे हैं? तो कारिका में तथा पद आया है, तथा अपि अदृष्टे, ऐसा आया है कि नहीं? तो तथा ये जहां आता है वह यथा जरूर आता है। वही इसलिए कह रहे कि यथा दृष्टे तथा अदृष्टे, ऐसा समझना। अदृष्टे अपि इति योजना, योजना मतलब अन्वय। ये जो पंक्ति है अंतिम की, यथा दृष्टे तथा अदृष्टे, उस पर एक वाक्य लिखिए। यथा दृष्टे पदार्थे, यथा दृष्टे पदार्थे चतुर्विध करणानाम, चतुर्विध करणानाम युगपत् क्रमशः च वृत्तयः भवन्ति, वृत्तयः भवन्ति, पूर्णविराम। तथा अदृष्टे पदार्थे, अदृष्टे पदार्थे
बाह्य कर्ण वृत्ति पूर्विका, बाह्य कर्ण वृत्ति पूर्विका अंतकरण त्रयस्य एव, अंतकरण त्रयस्य एव युगपत् क्रमशः च वृत्तयः भवन्ति इत्यर्थः। वृत्तयः भवन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। यथा दृष्टे पदार्थे, जिस प्रकार प्रत्यक्ष पदार्थ में चतुर्विध करणानाम, चारों करणों की युगपद भी कभी क्रमशः भी वृत्तय मतलब व्यापार होते भवंती, तथा अदृष्टे पदार्थे, सामने पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है, अदृष्टे पदार्थे बाह्य कर्ण वृत्ति पूर्विका, बाह्य कर्ण की वृत्ति पहले हो चुकी है, उसके बाद अब अदृष्टार्थ में अंतकरण त्रय की ही वृत्ति होती है, व्यापार होता है। वो कैसा? युगपद और क्रम से, वही अंतकरण त्रय से एव, तीनों अंतकरण का ही युगपद या क्रमशः वृत्तय भवंती, व्यापार होता है। ठीक है, तो बोलेंगे भाई ये ठीक है ये सब, किंतु जैसे परोक्ष प्रत्यक्ष का दृष्ट का उदाहरण दिया आपने, युगपद का भी दिया और क्रमशः का भी दिया। युगपद का उदाहरण दिया था व्याघ्र का, और क्रमशः का उदाहरण दिया चोर का। उस प्रकार यहाँ पर जहाँ परोक्ष अर्थ है, अदृष्ट अर्थ है, वहां पर तीन करणों की वृत्ति कभी युगपद होती है, कभी क्रमशः होती है कि नहीं? इसका उदाहरण आदि कुछ दिया नहीं, तो बोलेंगे बताया ना स्थल, कौन स्थल बताया? अनुमान, आगम और स्मृतय, किंतु उल्लेख नहीं किया, नाम लिया केवल, तो उसका उदाहरण बताओ, तो उदाहरण समझने के लिए फिर लिखते उस पर, अनुमान आगम स्मृतय आया ना पद, उसके आधार पर तो लिखते हैं अनुमानम, अनुमानम बराबर अनुमिति वृत्ति, अनुमिति वृत्ति अर्धविराम, आगमः बराबर शाब्दबोध वृत्ति, शाब्दबोध वृत्ति अर्धविराम, स्मृति बराबर, स्मृति बराबर स्मरणात्मक वृत्ति, स्मरणात्मक वृत्ति अर्धविराम, परोक्षे अर्थे, परोक्षे अर्थे बराबर अप्रत्यक्षे पदार्थे, अप्रत्यक्षे पदार्थे अर्धविराम, दर्शन पूर्वाः, दर्शन पूर्वा बराबर आलोचन पूर्वाः एव, आलोचन पूर्वाः एव, आगे प्रवर्तन्ते बराबर जायन्ते, जायन्ते अर्धविराम, न अन्यथा, न अन्यथा बराबर आलोचनम विहाय नैव जायन्ते इत्यर्थः, आलोचनम विहाय नैव जायन्ते इत्यर्थः, पूर्ण विराम। ठीक, अब पैराग्राफ छोड़कर, तत्र अनुमानस्य दृष्टान्तम यथा, अनुमानस्य दृष्टान्तम यथा, देकर गुहास्त सिंह गर्जना, गुहास्त सिंह गर्जना आलोचनोत्तरम,
आलोचनोत्तरम, उद्धरण चिन्ह में अयम देशः, अयम देश सिंहवान, सिंहवान इति, इति संकल्प अभिमान, संकल्प अभिमान अध्यवसाय वृत्तयः, अध्यवसाय वृत्तयः अनुमित्यात्मिका, अनुमित्यात्मिका युगपद भवन्ति इति, युगपद भवन्ति इति, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ जोड़कर आगमस्य दृष्टांतम, आगमस्य दृष्टांतम बराबर चीर, चीर विरहिण्याः, चीर विरहिण्याः कांतायाः, कांतायाः कुड्य व्यवहिते, कुड्य व्यवहिते स्वकांतोच्चरिता, स्वकांतोच्चरिता, उद्धरण चिन्ह में अहम आगता अस्मि, अहम आगता अस्मि, उद्धरण चिन्हवान इति शब्द श्रवणे सति, इति शब्द श्रवणे सति तस्याः, तस्याः द्राग एव, द्राग एव संकल्प अभिमान, संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका वृत्तयः, अध्यवसायात्मिका वृत्तयः वाक्य बोधात्मिका, वाक्य बोधात्मिका युगपत् भवन्ति इति, युगपत् भवन्ति इति, पूर्ण विराम। फिर पुनः पैराग्राफ छोड़कर स्मरणस्य दृष्टांतम, स्मरणस्य दृष्टांतम बराबर यथा दारुण युद्ध प्रवृत्तानां, दारुण युद्ध प्रवृत्तानां प्रतियोद्धुः, प्रतियोद्धुः शस्त्रे दृष्टे सति, शस्त्रे दृष्टे सति तत्प्रतिकाराय, तत्प्रतिकाराय द्राग एव, द्राग एव युगपत् प्रतिशस्त्र स्मरण वृत्ति, प्रतिशस्त्र स्मरण वृत्ति संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका, संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका भवति इति, भवति इति, पूर्ण। पुनः थोड़ा सा प्रयोग छोड़कर दूसरी पंक्ति में एवं अदृष्टे अर्थे, एवं अदृष्टे अर्थे क्रमशः यथा, क्रमशः यथा प्रकाश दर्शनेन, प्रकाश दर्शनेन
अदृष्टवन्ये पर्वते, अदृष्टवन्ये पर्वते व्याप्त्यात्मक संकल्प, व्याप्त्यात्मक संकल्प, परामर्शात्मक अभिमान, परामर्शात्मक अभिमान, अनुमित्यात्मक अध्यवसायाः, अनुमित्यात्मक अध्यवसायाः क्रमशः भवन्ति इति। क्रमशः भवन्ति इति पूर्णविराम। नीचे की पंक्ति में उद्धरण चिन्ह में परब्रह्म भगवान, परब्रह्म भगवान एकः एव, एक एव, अन्ये तु तदवताराः, अन्ये तु तदवताराः। उद्धरणचिह्न इति वाक्यश्रवणे सति, वाक्यश्रवणे सति क्रमशः, क्रमशः संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका, संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका शाब्दबोध वृत्ति ही भवति इति, शाब्दबोध वृत्ति ही भवति इति पूर्णविराम। पुनः तस्य एव, तस्य एव श्रेष्ठ विषयस्य योगे सति, श्रेष्ठ विषयस्य योगे सति क्रमशः, क्रमशः तत्संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका, संकल्प तत्संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका स्मृति भवति इति भाव, स्मृति भवति इति भाव। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ तो मूल में पद पंक्ति जो आई है ना, अनुमान आगम स्मृतय ही परोक्ष अर्थे दर्शन पूर्वका प्रवर्तन्ते नान्य था, उन सभी शब्दों को पहले अर्थ लिख के दिया आपको। अनुमान का अर्थ अनुमिति वृत्ति, अनुमिति रूप व्यापार। आगम मतलब शाब्द बोधरूप वृत्ति, शाब्द बोधरूप व्यापार। और स्मृति मतलब स्मरणात्मक वृत्ति, स्मरणात्मक व्यापार। या आगे परोक्ष अर्थे, मूल में आए ना पद, तो परोक्ष अर्थे प्रतीक हुआ, तो अर्थात अप्रत्यक्ष पदार्थे, अप्रत्यक्ष पदार्थ में दर्शन पूर्वका आलोचन पूर्वका पूर्वा एव प्रवर्तन्ते जायन्ते, व्यापार उत्पन्न होते हैं, न अन्यथा। अर्थात आलोचनम विहाय नैव जायन्ते, आलोचन के बिना नहीं व्यापार उत्पन्न होता इन तीनों का भी। ठीक है, आइए अब तीनों का उदाहरण दे रहे हैं। पहले अनुमान का उदाहरण, तत्र अनुमानस्य दृष्टान्तम आह यथा इति। तो समझ लीजिए कोई कहीं पर्वत आदि में जा रहे हैं और किसी गुफा में बैठा हुआ है सिंह, पता नहीं गुफा का है और सिंह का है, पता देखने को नहीं मिला, किंतु उसने जो गर्जना की उसका आवाज सुनाई दिया। ठीक, तो गुहास्त सिंह गर्जना, पंक्ति देखिए, गुहा में विद्यमान जो सिंह उसकी गर्जना आलोचनोत्तरम, उसका आलोचन हुआ, सुना, उसके बाद फिर निर्णय करता है अयम देशः सिंहवान, है कि नहीं, यह देश कैसा है, सिंह वाला है। इति, इस प्रकार का संकल्प अभिमान अध्यवसाय वृत्तय, ये सभी प्रकार की वृत्तियां, यह अनुमित्यात्मक वृत्तियां है, किंतु उत्पन्न हुई कैसी, युगपत भवंती इति, युगपत होती है। तो ये कर्णों की वृत्ति युगपत कैसी होती है वो बता दी। फिर बता रहे उदाहरण आगम का, वहां पर भी युगपत का उदाहरण,
आगम से दृष्टांतम चीर विरहिण्या कांताया। कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी क्या हुई, बहुत दिन हुए चली गई। कहाँ गई पता नहीं, या हो सकता है उसके अपने बाप के यहाँ गई होगी, आ नहीं रही है। बहुत बार प्रयास किया, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, रोज बेचारा याद कर 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 करके मर रहा है कि नहीं। एक दिन बैठा था अपने कमरे में और उतने में बाहर से आवाज सुनाई दिया। क्या आवाज सुनाई दिया उसको, अहम आगता अस्मि। ओ सोनू के पप्पा आले ना मी अहम आगता अस्मि, मैं आ गई। और ये आवाज सुना उसने, खड़बड़ों जागा हुआ, तुरंत उसको कोंडा खोलने की भी फुर्सत नहीं है, धड़ाधड़ खींच रहा है दरवाजा को देखने के लिए। तो संकल्प अभिमान अध्यवसाय ये किस समय हुआ, युगपत है कि नहीं। उदाहरण दिया, देखिए आगम का मतलब शब्द का उदाहरण दिया। आगम से दृष्टांतम चीर विरहिण्या कांताया। कांता का वीर लोगों को सहा नहीं जाता भाई, बहुत व्याकुल होते वो लोग। 2 दिन भी पत्नी गई तो इसको ऐसा लगता है अभी युग बीत गया, क्यों नहीं आ रही है। फोन पर फोन चालू लग गया, और निमित्त क्या देता है, मैं मर रहा हूँ भोजन के बिना, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई बना नहीं रहा है, कोई दे नहीं रहा है, तो तेरे को दया आती है नहीं आती है कि नहीं। चलिए, चीर विरहिण्या कांताया कुड्य व्यवहिते। कुड्य दीवाल, दीवाल के व्यवधान है, और उस तरफ से आवाज सुनाई दिया, देखा नहीं उसको कांता को। तो कुड्य व्यवहिते स्व कांतोच्चारिता, उसकी पत्नी के द्वारा उच्चारित शब्द कौन से, अहम आगता अस्मि, है कि नहीं, ऐसा ही है ना। इति शब्द श्रवणे सती, लग गया ना। कहा गया, हाँ, इति शब्द श्रवणे सती, ऐसा शब्द सुनाई देने पर तस्याः द्रागेव, तुरंत झटिति संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मिका वृत्तयः जायन्ते वाक्य बोधात्मिका युगपत भवन्ति। संकल्प अभिमान अध्यवसायात्मक व्यापार वाक्य बोधात्मक व्यापार युगपत हो जाता है। लग गया जी। चलिए भाई, हाँ, स्मरण का उदाहरण, स्मरण से दृष्टांतम यथा दारुण युद्ध प्रवृत्ता नाम, युद्ध चालू हुआ है और सामान्य युद्ध नहीं है, महाभयंकर युद्ध चालू है। फिर जो सामने वाला शत्रु है प्रतियोद्धा, उसका शस्त्र दिखाई दिया, और उसका शस्त्र दिखाई देने पर ये शांत बैठता है क्या, नहीं, तुरंत उसको झटिति सब कुछ हो जाता है, व्यापार है कि नहीं। वही दे रहे, यथा दारुण युद्ध प्रवृत्ता नाम प्रतियोद्धु शस्त्रे दृष्टि सती तत्प्रतिकाराय, उसका प्रतिकार करने के लिए द्रागेव युगपत प्रतिशस्त्र स्मरण वृत्ति, उसके जैसा उसके विरुद्ध शस्त्र का स्मरण होता है, ठीक, स्मरण रूप व्यापार, प्रतिशस्त्र स्मरण वृत्ति, फिर संकल्प, फिर अभिमान, फिर अध्यवसायात्मिका भवति इति, ये सब हो जाता है। आगे, एवं इस प्रकार अदृष्टे अर्थे, अदृष्ट अर्थ में क्रमशः, ये तो ऊपर बता युगपत, अब बता रहे हैं क्रमशः, यथा जिस प्रकार की प्रकाश दर्शनेन अदृष्ट वन्य, पर्वत पर प्रकाश देखने को मिला, वन्य देखने को नहीं मिला, ठीक। तो प्रकाश दर्शनेन अदृष्ट वन्य है, जो वन्य दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी वन्य की पर्वत पर व्याप्त्यात्मक संकल्प, फिर उसका लगी संकल्प होने लगता है, व्याप्ति, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ वन्य, फिर परामर्शात्मक ज्ञान, फिर अभिमान, फिर अनुमित्यात्मक अध्यवसाया क्रमशः भवन्ति। ये उदाहरण दिया, कैसा, क्रम का, तीनों का व्यापार हो रहा है, लेकिन कैसा, क्रमशः हो रहा है। उसी प्रकार और आगम का, परब्रह्म भगवान एक एव अन्य तो तदवतारा, किसी कई का वाक्य सुन गया, सुना पढ़ा किताबों में, तो परब्रह्म परमात्मा एक ही होता है, बाकी सब उसके अवतार होते हैं, इति वाक्य श्रवणे सती,
वाक्य सुनाई देने पर, आगम का उदाहरण, क्रमशः, फिर क्रमशः धीरे धीरे उसको संकल्प विकल्प, फिर अभिमान, फिर अध्यवसाय, ये हुई शाब्द बोध वृत्ति रूप व्यापार क्रमशः। आगे चलिए, पुनः तस्यैव श्रेष्ठ विषय से योगे सति, है कि नहीं, उसी श्रेष्ठ विषय का योग होने पर, जैसे कांता का उदाहरण दिया था ना, उसी प्रकार किसी श्रेष्ठ विषय का योग होने पर क्रमशः तत्संकल्प, फिर अभिमान, फिर अध्यवसायात्मिका स्मृति रोवती, स्मरण का उदाहरण क्रमशः। ठीक है, ये बात हो गई। तात्पर्य क्या, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका व्यापार, इन तीनों का व्यापार कैसा होता है, कभी युगपत, कभी क्रमशः। ठीक है, कहाँ पर, जहाँ अर्थ परोक्ष है। तो दो हो गया, प्रत्यक्षार्थ में क्या होता है वो बताया, और परोक्षार्थ में क्या क्या होता है ये बात बता दी। इसके साथ साथ इस कारिका का निरूपण पूरा हुआ। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखिए भाई, स्यात् एतत् चतुर्णाम त्रयाणाम वा वृत्तयः न तावत् तन्मात्राधीनाः, क्यों, तेषां सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पाद प्रसंगात्, आकस्मिकत्वे तु वृत्ति संकर प्रसंग, क्यों, नियम हेतु अभावात् इति अतः आह। तो इतने सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए कारिका आ रही है 31 नंबर की। क्या प्रश्न है, पंक्ति को देखिए, अथ स्यादेतत् चतुर्णाम त्रयाणाम, चार नहीं तो तीन, चार लिया तो कौन, बाह्येंद्रिय मतलब बाह्यकरण, और भीतर के तीन, कुल मिलाकर चार। क्यों वहां आगे लिखा है त्रयाणाम वा, तो तीन लेना है तो कौन से लेना, फिर अंतकरण के तीन, बात, मन, बुद्धि, अहंकार, है कि नहीं, ये। तो चतुर्णाम त्रयाणाम वा वृत्तयः, वृत्तयः शब्द का अर्थ होता है व्यापार, उनका अपना अपना व्यापार। कैसा जी, न तावत् तन्मात्राधीनाः, तावत् तन्मात्राधीनाः न, क्या न, व्यापार किसका, चारों का चाहे तीनों का, वृत्त मतलब व्यापार, तन्मात्राधीनाः न, तन्मात्राधीनाः, तन्मात्राधीना मतलब जैसे मन है, तो मन का व्यापार केवल मन से ही होता है और कोई निमित्त नहीं। बुद्धि का व्यापार बुद्धि मात्र से, अभिमान का व्यापार अहंकार से, अहंकार अभिमान रूप व्यापार अहंकार मात्र से। ऐसा यदि रहेगा तो क्या होगा फिर, तो दिक्कत बता रहे हैं। तात्पर्य उन चारों का चाहे तीनों का व्यापार उतने उतने कारण से ही नहीं होता है। जैसे चक्षु का व्यापार केवल चक्षु से ही हो रहा है, देखने का रूप व्यापार, ऐसा नहीं, और कुछ उसको सहायक है। यदि सहायक के बिना केवल चक्षु से ही देखने का व्यापार होता है ऐसा मानेंगे तो चक्षु सदातन है, हमेशा देखने का व्यापार होना चाहिए। मन, अभिमान, अहंकार सदातन है, हमेशा उनका व्यापार होते रहना चाहिए। होता है क्या, नहीं। पंक्ति देखिए, चतुर्णाम त्रयाणाम आवृत्तयः न तावत् तन्मात्राधीनाः। ठीक है ना जी, तन्मात्रा न तावत् तन्मात्राधीनाः मतलब क्या, उतने न अर्थ लिखी जाए तो उसका न तावत् तन्मात्राधीनाः बराबर न तावत् इतर निमित्त निरपेक्षतया, न तावत् इतर निमित्त निरपेक्षतया, इतर निमित्त निरपेक्षतया बुद्ध्यादि करण मात्राधीनाः, बुद्ध्यादि करण मात्राधीनाः, अधीनाः। ठीक है, देखो यार, तो वो तो चारों का चाहे तीनों का व्यापार है, वह व्यापार न तावद इतर निमित्त निरपेक्षतया, अन्य किसी भी निमित्त की अपेक्षा न करके केवल
उतने उतने से होता है। बुद्धि से बुद्धि का व्यापार, मन से मन का व्यापार, चक्षु से चक्षु का व्यापार, ऐसा ही रहेगा तो ऐसा ही नहीं, लेकिन ऐसा मानेंगे क्या होगा, न तावत तन्मात्राधीना। क्यों? तेषाम सदा तनत्वेन, मिला, तेषाम तेषाम करणानाम सदा तनत्वेन। सदा तनत्वेन मतलब सर्वकालेषु विद्यमानत्वेन। वे तो सर्वकाल में विद्यमान है। कौन? इंद्रियादि करण। सदा तनत्वेन वृत्ति नाम सदोत्पाद प्रसंगात्। वृत्ति व्यापार, हमेशा व्यापार होते ही रहना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? एक नियम होता है, क्या? कारण सत्वे कार्य सत्व अवश्यम भाव, ये नियम है। क्या नियम है भाई? कारण सत्वे कार्य सत्व अवश्यम भाव नियमात। कारण यदि विद्यमान है तो कार्य जरूर होगा। अब इनका व्यापार होने के लिए और किसी की जरूरत आप तो मान नहीं रहे। उतने उतने करण से उनका व्यापार होता है ऐसा मान रहे हैं, तो करण तो सदा विद्यमान है, तो हमेशा फिर व्यापार होते रहना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इसका मतलब जरूर व्यापार करणों से ही होता है, किंतु और भी कुछ निमित्त है। कौन निमित्त है वो बताना है अभी। लगा पंक्ति? चलिए भाई। तेषाम सदा तनत्वेन वृत्तिनाम सदोत्पाद प्रसंगा। सदा हमेशा वृत्ति की उत्पत्ति होती ही रहनी चाहिए। ठीक है, सदोत्पाद प्रसंगात आया ना, उस पर एक वाक्य, सर्वदा उपलम्ब प्रसंगात। सर्वदा उपलम्ब प्रसंगात अर्धविराम। तथा च सर्ववृत्ति लयात्मक, सर्ववृत्ति लयात्मक सुषुप्ति अनुपपत्ति ही इति भाव। सुषुप्ति अनुपपत्ति ही इति भाव। ठीक है, देखो तो मूल में आया है सदा उत्पाद प्रसंगात। अर्थ कर दिया सदा उपलम्ब, सदा प्रतीति होती रहनी चाहिए। क्यों? तो सर्ववृत्ति लयात्मक। और हाँ, ये तो बात बता दी, क्योंकि सदा विद्यमान है। कौन? इंद्रियादि, करण आदि, और करण के ही आदि ने केवल उनका व्यापार, और कोई निमित्त नहीं है, तो सदा व्यापार होते रहना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, सभी वृत्ति का लय रूप जो सुषुप्ति वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार होने के लिए निमित्त कौन है? उतने मात्र करण है, और करण तो विद्यमान है, तो हमेशा फिर व्यापार होता रहना चाहिए। सभी वृत्तियों का, सभी करणों का लय रूप सुषुप्ति भी प्राप्त नहीं होगी। कब? यदि केवल व्यापार उनका करण के ही केवल अधीन है और दूसरा कोई निमित्त नहीं रहेगा, तब ये बात। आगे चलिए। आकस्मिकत्व। कोई बोलेगा फिर एक काम करो, आकस्मिक उनका व्यापार मानते हैं। आकस्मिक मतलब कैसा? तो लिखिए आकस्मिकत्व, इसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। अथ निर्निमित्ता, निर्निमित्ता कारण अनपेक्षा एव, कारण अनपेक्षा, कारणानपेक्षा एव भवन्तु इति चेत्, भवन्तु इति चेत् अर्धविराम तदपि न, तदपि न अर्धविराम वृत्ति संकर प्रसंगात्, वृत्ति संकर प्रसंगात् इति दूषणम आह, इति दूषणम आह आकस्मिकत्वे इति। आकस्मिकत्वे इति। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। अतः निर्निमित्ता मतलब कारण अनपेक्षा, कारण की अपेक्षा किए बिना जो करण है वो उतने मात्र से व्यापार उत्पन्न होता है उनका,
और किसी कारण की अपेक्षा नहीं करेंगे तो कारण अनपेक्षा एव भवतु इति चेत तदपि न, वो नहीं हो सकता। क्यों? वृत्ति संकर प्रसंग, वृत्ति व्यापार, व्यापार का संकर होगा। ये दूषण दे रहे आकस्मिकत्व इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, देखो भाई, आकस्मिकत्व पद आया है, उसका अर्थ क्या है? आकस्मिकत्व शब्द का अर्थ लिख दीजिए। कस्मात् अपि न भवति तत् आकस्मिकम्। कस्मात् अपि न भवति तत् आकस्मिकम् बराबर कारण अनियम्य, कारणानियम्य उत्पत्तिकत्वे इत्यर्थः। कारण अनियम्य उत्पत्तिकत्वे इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, आकस्मिक मतलब कस्मात् अपि न भवति, किसी से नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्या? आकस्मिक, अचानक, कारण के बिना। ये इसका मतलब कारण अनियम्य, कारण के बिना ही जो उत्पत्ति, उसको कहते हैं आकस्मिक। अब समझ लीजिए, इन करणों का व्यापार केवल करण के अधीन मानेंगे तो दोष दिया क्या? उनका व्यापार हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि करण सदा विद्यमान है, फिर सुषुप्ति भी नहीं आनी चाहिए, ये बात। और यदि कहते हैं कि उनका व्यापार आकस्मिक होता है, कारण के बिना अचानक होता है, तब तो वृत्ति संकर प्रसंग, वृत्ति व्यापार, व्यापार का क्या होगा? संकर, क्योंकि कोई कारण है ही नहीं है। तो चक्षु देखने का काम करता है, हो सकता है सुनने का काम करे। श्रोत्र सुनने का काम करता है, हो सकता है खाने का काम करे। मन संकल्प करता है, हो सकता है अध्यवसाय करे। अहंकार अभिमान करता है, हो सकता है संकल्प करे। इस प्रकार क्या होगा? फिर व्यापारों का संकर होगा। कब? यदि कारण के बिना उनका व्यापार मानेंगे तब। इसका मतलब इन करणों का जो व्यापार होता है उसके लिए जरूर कुछ और भी कारण है, करणों से भिन्न और भी कोई कारण है, कि जिसके कारण फिर सदा उत्पत्ति की आपत्ति भी नहीं आएगी और संकर भी नहीं होगा। फिर वो और कारण कौन है? करणों का व्यापार होने के लिए करणों से भिन्न और कौन कारण है, कौन निमित्त है कि जिसके कारण करणों का व्यापार हो रहा है? क्योंकि कोई अन्य निमित्त नहीं मानेंगे तो सदा व्यापार होना चाहिए, दोष। अकस्मात मानेंगे तो वृत्ति के व्यापार का संकर, किंतु ये दोनों भी नहीं है। इसका मतलब जरूर करणों से भिन्न और भी कोई निमित्त है कि जिसके कारण करणों का व्यापार होता है। फिर वो और निमित्त कौन है, उस बात को बताने के लिए कारिका आ रही है। पंक्ति की आकस्मिकत्वे तो वृत्ति संकर प्रसंग। क्यों वृत्ति संकर होगा, व्यापार का संकर होगा? नियम हेतु अभाव, नियम करने वाला कोई हेतु ही नहीं है, अतः संकर होगा। नियम हेतु अभावात इति अतः। ठीक है ना? ऐसा कोई बोलता है तो कौन है वो निमित्त, उस बात को बताने के लिए फिर आ रही है कारिका। किंतु इस कारिका का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्